राम राम साथियों, मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री एवं लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जन संवाद में रेलवे के 4 लेन नए हाईवे के नए फ्लाईओवर के और जल जीवन मिशन के आगामी विस्तार पर मास्टर प्लान मीडिया में साझा किया है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं लाइव इंटरव्यू, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, अभी हाल ही में IBC न्यूज़ चैनल द्वारा मंडला जिला मुख्यालय में जन संवाद आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री व PHE मंत्री श्रीमती संपतिया उइके से सीधा संवाद हुआ, जिसमें उन्होंने मंडला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बीते 2 वर्षों में क्या कार्य हुए और आगामी 3 वर्षों का मास्टर प्लान बताया है। जन संवाद लाइव इंटरव्यू देखिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको लगातार आगे भी बढ़ाया गया और ये आपकी क्षमता है, ये आपका कुशल नेतृत्व है, आपकी खूबी है, जिसके चलते ही आपको इस मुकाम पर पहुंचाया गया। और आप राज्यसभा की सांसद भी रही हैं और उसके बाद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो संपतिया जी, मैं सीधा सवाल आपसे ये जानना चाहता हूं कि तकरीबन शपथ ग्रहण किए हुए 2 वर्ष का समय जो है वो पूरा हुआ है, आपको क्या लगता है, क्या दे पाई आप अपने मंडला को? मंडला को हम लोगों ने, मेरी सरकार, डबल इंजन की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मंडला में चौतरफा विकास किया है। और जिसके चलते आज यदि हम कहें कि रेल से मैं शुरुआत करती हूँ कि आज रेल के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अमृत 2 के माध्यम से, यहाँ पे अमृत भारत योजना के माध्यम से आज हमारी 2 स्टेशन यहाँ पे दिए, जो हमारी नैनपुर और दूसरा हमारे मंडला, और दोनों जगह पे अमृत भारत योजना के माध्यम से बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन बनी हुई है, जिस पे हमारी एक ट्रेन यहाँ पे चल रही है मंडला तक, और बाकी हमारे 8 से ज़्यादा हमारी ट्रेन नैनपुर तक आती है। और जैसे कि यदि मैं कहूँ कि छोटी ट्रेन की वो जंक्शन थी और वहाँ पे छुकलुक ट्रेन आती थी, और आज ब्रॉड गेज के कारण आज यदि हम कहें तो रीवा से नागपुर के लिए, इतवारी के लिए ट्रेन जा रही है। उसके साथ साथ हमारे रायपुर के लिए ट्रेन जाती है, पुणे के लिए जाती है, और इसके अलावा भी यदि हम कहें तो हमारी जो कनेक्टिविटी है ट्रेन की वो बहुत अच्छी हो गई है और बहुत अच्छी आज नैनपुर से जा रही हैं। ये आवश्यकता है कि मंडला तक और भी ट्रेन चलें, उसके लिए लगातार हमारी चर्चा हो रही है। हमारे माननीय सांसद जी भी लगातार बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। दूसरे में कि मंडला में अभी हवाई पट्टी, जो हम लोगों के यहाँ पे उड़ान योजना के माध्यम से हवाई पट्टी बनी थी, जिसके चलते यहाँ पे कुछ अवरोध आती थी, तो जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर के यहाँ पे 6.25 करोड़ रुपया यहाँ के लिए, वो हवाई पट्टी के बाउंड्री के लिए और वहाँ पे प्रतीक्षालय के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किए हैं। दूसरे में यदि हम कहें तो आज हमारे क्षेत्र में पर्यटन है, और पर्यटन नेशनल पार्क कान्हा होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कैबिनेट में आग्रह किया, जिसके चलते देश के अंदर पहला राज्य मध्य प्रदेश है जो अंतर्राज्यीय वायु सेवा शुभारंभ किए हैं, और जिसके चलते कान्हा से बांधवगढ़, बांधवगढ़ से पेंच, ऐसा एक कॉरिडोर बना करके, और कान्हा में हवाई पट्टी, जो कान्हा के नेशनल पार्क के समीपस्थ मात्र 10 मिनट में पहुंचाने वाले ऐसे टाटरी में हम लोगों ने हवाई पट्टी का शुभारंभ किया है, जिससे हमारे जो पर्यटन क्षेत्र में आने वाले भैया बहनों के लिए, चाहे वो देश के हों या विदेश के हों, उन सबको अच्छी एक सुविधा मिल जाए, उसके लिए समय बचे, उसके लिए हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इसमें शुभारंभ किए हैं। और आज ये स्थिति है कि 7 दिन में हमारे 5 दिन तक लगातार वायु सेवा यहाँ पे आ रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश सरकार को पर्यटन क्षेत्र में अच्छा राजस्व मिला है। लगातार आप ये बता रहे हैं कि पर्यटन जो है वो ताकत है मध्य प्रदेश की, महाकौशल की, और इस ताकत को पहचान बनाते हुए मंडला भी अगर आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर विकास को पंख ज़रूर लगेंगे। उस दिशा में आप काम आगे करने की बात कह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपने जैसा कहा कि आपने 2 साल में यहाँ पे क्या किया,
तो मैं बताना चाहूँगी कि 2 साल में जैसे कि हमारे माँ नर्मदा हमारी जीवनदायिनी है, मध्य प्रदेश की, मंडला की अकेली नहीं, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है। पर जब अमरकंटक से माँ नर्मदा निकल के आती है तो माँ नर्मदा मंडला शहर को आसपास घूमते हुए 9 विकास खंड हैं, 9 विकास खंड में हमारे लगभग 7 विकास खंड को छूते हुए माता रानी यहाँ से बहती है। तो निश्चित ही माँ नर्मदा के प्रति हमारे नगरवासी, ग्रामवासी सभी लोग जीवनदायिनी मानते हैं और माँ नर्मदा को उसी पवित्रता के साथ देखते हैं। तो माँ, जैसे ही मैं सबसे पहले जब बनी तो सबसे पहले 1 करोड़ 5 लाख रुपया मैंने माँ नर्मदा के तट, जहाँ पे हम लोग रपटा घाट कहते थे, वहाँ पे हम लोगों ने माँ नर्मदा की आरती शुरू किए। उसमें हमारे सभी नगरवासियों का सहयोग रहा, प्रशासन का सहयोग रहा। उस पर मैंने 1 करोड़ 5 लाख रुपया दे करके लाल पत्थर से, जो हरिद्वार में और हमारी जबलपुर में निवारी घाट में जहाँ पे आरती होती है, उसी तर्ज में आज हमारे श्रद्धालुओं को, माँ नर्मदा के भक्तजनों को एक अच्छा सुविधा हम लोगों ने वहाँ पे दिलाई है। साथ में जो हमारे शहर की रोड बहुत सक्रिय होती थी और चूँकि सक्रिय होने के कारण लोग जब मार्केट आते थे तो उनको पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। उसके लिए मैंने 7 करोड़ रुपया पार्किंग के लिए, जो हमारा उदय चौक के, जिसको हम लोग खैया कहते थे, वहाँ पे अभी निर्माण कार्य चल रहा है, उसके लिए मैंने 7 करोड़ रुपया दिया। इसके बाद शहर के जो आज रोड की स्थिति बहुत हमारी जो बहुत सक्रिय थी और गड्ढे थे, उसको लेकर के हमने पूरे शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपया दी। तो ऐसे में आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो आपने कहा कि 2 साल में आपने क्या क्या किया, ये काम की। उसके अलावा क्रिटिकल केस के लिए हमने जिला अस्पताल में एक बहुत शानदार बिल्डिंग बन रही है। 10 बेड के आईसीयू अस्पताल में हमने बेड की व्यवस्था की है। इसके अलावा हमने नैनपुर में भी नैनपुर में डायलिसिस मशीन, जो हमारे विवेक तनखा जी हैं राज्यसभा के सदस्य, उन्होंने एक मशीन दिया। एक मशीन मैंने एक सेवक के नाते इस क्षेत्र के लिए, चूँकि स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हो, उसके लिए एक मशीन दिए। तो ऐसे 2 मशीनें हम लोगों ने नैनपुर में दिया है। जी, तो संपतिया उइके जी, मैं मंत्री हैं चूँकि और सबसे उम्मीदों से जनता आपको देखती है, तो मैं ये भी चाहूँगा आपसे जानना कि मंडला को अगले 3 साल पे आप क्या चाह रही हैं, कि क्या योजनाएं अभी आपको देना होगा। अभी बहुत कुछ अपेक्षाएं जनता आपसे रख रही है, तो किस रोड मैप को लेकर आप आगामी 3 वर्ष के लिए आगे बढ़ रही हैं। थैंक यू। मैं ये चाह रही हूँ कि हमारी अच्छी स्वास्थ्य के लिए हमारी अच्छी हॉस्पिटल बने। उसको लेकर के मैं जब राज्यसभा में थी तो मेरी क्लिपिंग भी है, 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार मैंने राज्यसभा में बोली कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। हमारे माननीय सांसद जी भी प्रयास किए, हमारे सभी अन्य जनप्रतिनिधि लोगों ने भी प्रयास किया और हम लोगों ने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अभी अधूरा है, वो हम लोगों ने बहुत जल्दी हमारी जनता जनार्दन को स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग सौंपेंगे। और उसके अलावा शिक्षा में बेहतरीन और अच्छा क्या हो, जिसमें मैं खुद भी महसूस कर रही हूँ कि हमारे मंडला ज़िले में इंजीनियरिंग जो हमारे कॉलेज हो, उसको लेकर के भी मैं लगातार चिंता कर रही हूँ कि जैसे हमारे जनजाति भाई बहनों के लिए आज यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिस पे पूरे मध्य प्रदेश की 500 ऐसी हमारी जनजाति बेटियाँ वहाँ पे पढ़ रही हैं, अपना भविष्य संवार रही हैं। तो ये तो हमारे यहाँ पे है, जो बहुत बड़ा ग्राउंड पे बना हुआ है मेडिकल, वो हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज, और बहुत अच्छा से संचालित हो रहा है। हमने 3 साल, जो आपने कहा कि आपके बच्चे 3 साल में क्या करेंगे, मैं बताना चाहूँगी, मैं चाह रही हूँ कि हमारे बरेला से लेकर के जबलपुर से हमारी चिल्फी घाट तक 4 लाइन बन जाए, वो मेरा लक्ष्य है। दूसरा, हम चाह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र से गोंदिया से होते हुए बालाघाट और बालाघाट से होते हुए हमारे मंडला बाईपास तक वो 4 लाइन हो जाए। दूसरा, हम चाह रहे हैं कि हमारे जबलपुर से मंडला होते हुए हमारे छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले, रायपुर को जोड़ने वाले, बिलासपुर को जोड़ने वाली ऐसी 4 लाइन बन जाए, वो मैं चाह रही हूँ। तीसरा, हमारे भोपाल जाने के लिए अच्छी ट्रेन की सुविधाएं हो जाएं। एक भोपाल के लिए अच्छी ट्रेन हो जाए, एक तो है पर हम चाह रहे हैं एक ट्रेन और मिल जाए, ताकि यहाँ पे रुके और यहाँ से हमारे सभी आसपास के, चाहे डिंडौरी हो, मंडला हो
या हमारे बालाघाट के लोगों को लेकर के जाए। एक मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से मंडला से दिल्ली तक के लिए एक ट्रेन हो जाए। ये मैं 3 साल में लगातार प्रयास करूंगी, ऐसा मेरी प्रयास है। उसके साथ साथ रोड की मैंने बता दी कि मेरे 3-4 रोड ऐसे बन जाएं उसके लिए। और उसके अलावा एक मैं चाह रही हूँ शहर के लिए, चूँकि शहर की स्थिति ट्रैफिक के देखते हुए, चूँकि हमारा ये शहर है जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा हो गई है और हमारा जगह कम है, तो ऐसी स्थिति में हम चाह रहे हैं यहाँ पे एक फ्लाईओवर बन जाए, जिस पे हम लोगों ने जहाँ पे बिंझिया से लेकर के और हमारा ये योगीराज हॉस्पिटल होते हुए जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज तक ऐसा ये घूम करके यहाँ तक आ जाए। उसके लिए मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे ओवरब्रिज मेरे इसी कार्यकाल में बन जाए, ऐसा मैं चाह रही हूँ। तमाम प्रस्ताव आपने दे रखे हैं शासन के। इसके अलावा नहीं, आपने तो पूछा कि 3 साल में क्या करेंगे, तो वो मैं बता रही हूँ। और उसके अलावा मैं, चूँकि माँ नर्मदा है और विश्व की एक ही ऐसी नदी है माँ नर्मदा जिसकी परिक्रमा करते हैं, और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। और ये जनजाति क्षेत्र है जहाँ पे जो माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, देश विदेश के लोग आकर के, उन देश विदेश के लोग जो भी माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं तो उनको वो खाट देंगे और वो घर वाले वो नीचे सो जाते हैं। इतनी आस्था परिक्रमा करने वाले भैया बहनों के प्रति है। तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा नर्मदा लोक बन जाए जिसके कारण से हमारे माँ नर्मदा के तट में जो भी परिक्रमावासी हैं उनको, हमारे शहर के प्रबुद्धजन सभी लोग उनका अच्छे से ध्यान रखते हुए उनके सेवा खुशामद कर सकें। और जिसमें जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आज भी ये स्थिति है कि हमारी मंडला जिले में जहाँ से माँ नर्मदा निकली है और मंडला की जहाँ से हमारी बाउंड्री है, वहाँ से लेकर के पूरे नर्मदा की सीमा तक 35 ऐसे आश्रम हैं जहाँ पे लोग वो खुद से ही सेवा कर रहे हैं। कुछ समिति बने हैं, कुछ ट्रस्ट बने हैं और वो बहुत दिल खोल करके उनकी सेवा कर रहे हैं। तो मेरी दिल से इच्छा है कि माँ नर्मदा के गोद में किनारे किनारे ऐसे आश्रम बन जाएं और मेरे जनजाति क्षेत्र के भैया बहनें जो हमारे कम पढ़े लिखे हैं उन लोगों को, 8वीं 9वीं वाले लोगों को ऐसी नौकरी मिल जाए। उसके लिए ऐसा कोई यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाए जिसके कारण लोगों को काम मिले। पर हम इतने में संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहेंगे, लगता भी नहीं है जिस तरह से आपसे अपेक्षाओं की फहरिस्त बड़ी लंबी है जनता की, आपकी भी योजनाएं जो हैं और जो आपकी चाहत है वो भी लंबी दिखती है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं संपतिया उइके जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन की। आप अपनी इच्छा के मुताबिक इन तमाम योजनाओं को क्रियान्वित करें, बजट लेकर इस जिले के पास आए ताकि मंडला अपनी संभावनाओं के मुताबिक आगे विकसित कर सके। बिल्कुल, जनजातीय गौरव दिवस के ऐलान हो और जनजातीय गौरव दिवस नाम दिया तो निश्चित ही लगातार काम हो रहे हैं। लेकिन अब मंत्री जी, जब हम देखते हैं धर्मांतरण और मतांतरण की घटनाएं तो आदिवासी क्षेत्रों में ये बढ़ भी रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो इस तरह की जो कंट्रोवर्सी है और ख़ासतौर पर कन्वर्जन का जो इशू है, जहां पर हमने देखा कि आरएसएस की ओर से हिंदू सम्मेलनों का भी आयोजन इस समय जारी है, तो आप क्या कहेंगे, आखिर आदिवासी क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, विशेष योजनाओं की ज़रूरत है इस कन्वर्जन जैसी समस्या को रोकने की? नहीं, आदिवासी क्षेत्रों में, हम आदिवासी क्षेत्रों में तो जो है वो तो आप सब लोगों के सामने है। पर हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि लगातार जनजाति क्षेत्रों में चिंता कर रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य अच्छी हो, उनको रोजगार मिले, उनकी शिक्षा अच्छी हो, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। और जो व्यक्ति कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि हाँ, हम जिस तरीके से, यदि मैं कह रही हूँ भाई उनकी क्या सोच है, पर मैं एक आदिवासी महिला हूँ और आदिवासी महिला होने के नाते मैं जो मेरे परंपरा अनुसार मेरे पूर्वजों ने जो मुझे सिखाया, मैं किसी की बात नहीं कह रही कि उसकी क्या सोच है, उनकी क्या सोच है, पर जो मेरी सोच है और मेरे पूर्वजों ने मुझे जो सिखाया कि जब मेरे दादा थे नंदलाल भोई, तो उनके जब वो मकान, आज भी मेरे मकान था और मेरे मकान में एक तुलसी की पौधा उस समय से लगातार वो लगी और एक आंगन में मोंगरे की फूल की पौधा लगी थी, तो वो बहुत बड़ा पौधा हो गया, कई साल तक वो रहा। और वहाँ पे आंगन में आज भी मेरे साथ वाले लोग जानते हैं और मेरे गांव वाले, मेरे आंगन में बेल का पेड़ था
और बेल के पेड़ के नीचे शिव जी की एक पिंड थी और वहाँ पे शंकर भगवान के पूजा करते थे। ये मेरे परदादा की बात बता रही हूँ। मैं रानी दुर्गावती या हृदय शाह की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे रामनगर में जहाँ पे हृदय शाह जी के वहाँ पे मोती महल है, जहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे विष्णु भगवान के मंदिर है, जहाँ पे बताते हैं कि महाराजा लोग वहाँ पे जाकर के विष्णु भगवान, गणेश भगवान, और जब वो घर से बाहर जाते थे तो सबसे पहले वो गणेश भगवान की पूजा करते थे और जब वो जाते थे तो दुर्गा जी की पूजा करके और वो शक्ति और एनर्जी लेकर के और दुश्मनों के साथ छक्के छुड़ाने जाते थे। ये मैं बता रही हूँ। दूसरे में रानी दुर्गावती और हमारे शंकर शाह रघुनाथ शाह, जैसे कि लोग कहते हैं कि शंकर शाह रघुनाथ शाह का जन्म किले में हुआ था और वहाँ पे किला थी। ये हम लोगों को, जो हमारे वैज्ञानिक थे, जो इस क्षेत्र में शोधकर्ता थे, गिरजा शंकर अग्रवाल जी थे, अशोक जी थे और ऐसे अनेक हमारे साहित्यकार थे। तो उन लोगों ने, वाजपेयी जी थे, जोशी जी थे और हमारे एक सोनवानी जी थे। तो ये लोग बात करते थे और उनके पुस्तक भी मैं पढ़ती थी गौड़ी पब्लिक ट्रस्ट में। तो वो लोग बताते थे कि जहाँ पे आज हमारी राजराजेश्वरी मंदिर है, उस राजराजेश्वरी मंदिर आदिवासियों की ही वो कुल देवी थी और वो कुल देवी राजराजेश्वरी मंदिर को मानते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं? यानी ये सियासत है, इसके पीछे अगर विभेद हो रहा है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। आपने बताया कि 2 वर्ष में आपने क्या देने का प्रयास किया है, लेकिन उतनी ही अपेक्षाएं मंडला की जनता आपसे रखती है। चूंकि आप कैबिनेट में हैं, मध्य प्रदेश शासन में प्रतिनिधित्व आप मंडला का कर रही हैं। आपके विभाग की मैम जब बात करते हैं हम, जल जीवन मिशन जो है आखिर क्यों कटघरे में बार बार आता है? आखिर कब ये अपनी मियाद? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब जनता जनार्दन ने 2014 में आशीर्वाद प्रदान किए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि हम ऐसे जनजाति क्षेत्र हो या ऐसे गरीब क्षेत्र हो जहाँ पे पानी की समस्या आती है, जो आज भी नदी और नाले से पानी पीते हैं, तो ऐसी स्थिति की चिंता करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनकी नज़र उस तक गई और उन्होंने 2019 में घोषणा किया। और 2019 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने घोषणा की है तो उसके बाद चूंकि तत्कालीन में हमारी सरकार नहीं थी 18-19 में, उस समय में हमारी योजना संचालित नहीं हुई। 2020 में जब फिर से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उस समय में हम लोगों ने डीपीआर बनवाया और सरकार ने जब डीपीआर बनाई तो उस समय में डीपीआर बनाते समय काफ़ी टाइम लगा और जैसे ही डीपीआर तैयार किए और उस समय में कोरोना आ गया, तो कोरोना के 2-2.5 साल के बाद इसके बाद हमारी योजनाएं शुरू हुई लगभग 22-23 में। और 22-23 में जब हमारी योजनाएं शुरू हुई तो जल निगम के माध्यम से हमारे 127 योजना शुरू हुई पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और इसके बाद हमारी सिंगल विलेज स्कीम, जिस पे एक पंचायत के लिए एक योजना बनती है, उस पे हमने 29,000 योजनाएं हम लोगों ने स्वीकृत कराई और उस 29,000 योजनाओं में हमारे आज की स्थिति में 90% हमारे काम होने की स्थिति में है। 1 ही 2% हमारे बाकी हैं, जो वो 29,000 योजना चल रही थी, स्वीकृत हुई थी, उनकी बात कर रही हूँ। अपितु हमारे 1,11,54,000 ऐसे हमारे हितग्राही हैं जिनके घर तक हम लोगों को पानी पहुँचाने का है। उसके बाद हम लोगों ने जो 147 हमारी जो सामूहिक बल्क वाटर में पानी देने का था, वो हमारे मंडला की यदि मैं बात करूं तो मंडला जिले में हमारे हलोन परियोजना है। हलोन परियोजना में हम लोगों ने 447 हमारे गांव को हम लोग पानी देने का काम कर रहे हैं। अभी हमारा काम निर्माणाधीन है और हमारे धीरे धीरे अब वो हम लोग आज की स्थिति में हम 60% तक हम पहुंच गए हैं। मई में हम लोगों ने लगभग 165 गांव को हम लोग पानी शुरू कर देंगे और जो बाकी शेष काम है उसको हम लोग 2027 तक उसको हम पूर्ण करके देंगे। चूँकि मंडला एक भौगोलिक दृष्टि से बड़ा जिला है और ऊबड़ खाबड़ स्थिति है, पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके चलते हम लोगों ने जो हलोन परियोजना है, हलोन परियोजना बिछिया क्षेत्र में आता है। बिछिया क्षेत्र से हम लोगों ने बिछिया के गांव को कवर कर रहे हैं, बिछिया विकासखंड को कवर कर रहे हैं,
कुछ मवई के गांव हैं, कुछ हमारे मोहगांव के गांव हैं और कुछ हमारे निवास के कुछ गांव हैं। ऐसे हमारी ये वाली बेल्ट में 447 ऐसे हमारे गांव हैं, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। दूसरा हमारी परियोजना है एक हमारे चुटका में नारायणगंज परियोजना। उस नारायणगंज परियोजना में भी हम लोगों का अभी निर्माणाधीन काम चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने 150 गांव से ज़्यादा गांव को हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा एक योजना है जो हमारे निवास क्षेत्र के लिए, जो छीता खुदरी के नाम से उसको हम लोग चालू कर रहे हैं। वो हमारे नैनपुर, हमारे जबलपुर से जो सिझोरा विधानसभा है उसको हम पूरा कवर कर रहे हैं, और सिझोरा के पास जो जबलपुर का ब्लॉक है पनागर का, उसको हम कवर कर रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारा निवास विकास खंड के हमारे जो गांव हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं 100% काम की हूं, पर कई बार मुझे खेद होता है कि पानी को लेकर के लोग राजनीति करते हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहती हूं कि मैं ये नहीं कह रही कि हम 100% हम लोगों ने किया, पर इतना जरूर कहना चाहूंगी कुछ नहीं था, उससे अच्छा हमारी सरकार काम कर रही है। और काम कर रही है तो पूरा 100% नहीं हुआ है, हम लोग अभी 80% में हम लोग पहुंचे हैं। 80% काम में हमारी हो गई है, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसको हम लोग 2027 तक 100% काम करेंगे। तो बिल्कुल आपसे अपेक्षा है जनता को, आपसे उम्मीद है जनता को, इसीलिए आपको जनादेश भी जनता की ओर से दिया जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये 2027 जो है पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से जल जीवन मिशन की जो अंतिम वो तारीख होगी, वो साल होगा जब घर घर पानी पहुंच जाएगा। जितनी स्वीकृति है उतनी। बिल्कुल। तो क्या आपकी ऐसी कोई योजना है कि जो पीपीपी मोड पर जिस तरह से निजी क्षेत्र में भी एजुकेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इन हालातों को बेहतर कैसे बनाएं? जैसे पांडे जी, आपने हमने जब देखा कि इंजीनियरिंग कॉलेज की भी दरकार है मंडला को। आपने बहुत सही प्रश्न किया। मैं शिक्षा के क्षेत्र में बताना चाहूँगी कि आज़ादी के हुए 77 साल हो रहे, और शायद उस समय की सरकार या उस समय के लोग यदि ये सोचे होते कि शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए, तो शायद हमारे जो गांव देहात और हमारे आज विशेष करके जनजाति समाज की स्थिति बता दूं, तो उस समय में हमारे भैया बहनों को अच्छी सुविधा होती पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में, तो लोग निश्चित ही अच्छे पढ़ लिख करके और आज वो कहीं ना कहीं नौकरी में होते या कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे होते, डॉक्टर होते। पर उस समय में कोई ऐसी ज़्यादा शिक्षा के लिए इतनी जितनी ज़रूरत थी उतनी नहीं हुई। और अभी वर्तमान में जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि हर जगह पे शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के, चाहे वो गांव के व्यक्ति भी है या कोई पालक भी है, तो वो व्यक्ति यही कहता है कि ज़मीन को हम नहीं बढ़ा सकते, धरती माता जितनी है उतना ही रहेगी, पर यदि हम शिक्षा को बढ़ाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बच्चा जाएगा, अच्छा पढ़ लिखेगा, तो वो निश्चित ही डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, और आगे वो पढ़ लिख करके और वो उसको किसी की सहारा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस बात को ध्यान में रखते हुए आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मंडला जिला जनजाति जिला है, इसके बाद भी मंडला जैसे जगह पे संदीपनी विद्यालय हमारे लगातार खोल रहे हैं, और यहाँ पे लगभग 16 ऐसे संदीपनी विद्यालय यहाँ खोले हैं। हर विकास खंड में हमारे संदीपनी विद्यालय हैं। वो संदीपनी विद्यालय खोलने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ी कि संदीपनी विद्यालय में हमारे गुरुजन रहेंगे, उनको एक्सपर्ट उनकी प्रशिक्षण दी जाएगी, और उन बच्चों को वहाँ पे हर दृष्टि से, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षा हो या उनको भाषा की शिक्षा हो या इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, हर प्रकार के अच्छी क्वालिटी की शिक्षा उनको दिलाएंगे। और अब जब बच्चे संदीपनी विद्यालय में पढ़ करके और जब वो पढ़ लेगा तो निश्चित ही वो अपने भविष्य को संवारेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ नौकरी ही करे। यदि वो विद्यालय से बच्चा पढ़ेगा तो वो अपने व्यावसायिक क्षेत्र में सिर्फ अकेले नहीं, वो 10 को नौकरी दे पाएगा। ऐसी शिक्षा उसमें सम्मिलित है, और अभी नई शिक्षा के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगातार व्यवसाय को आज आगे बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा, अपनी बोली भाषा की शिक्षा, और यहाँ तक कि जो हम मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़ते थे, खास करके जनजाति क्षेत्र में, तो वो हिंदी पर ही डिपेंड रहते थे, और जब उनको इंग्लिश से पढ़ाया जाता था तो हमारे बच्चे उतना एक्सपर्ट इंग्लिश में नहीं होते थे, क्योंकि वो सरकारी स्कूल में पढ़ करके जाते थे। तो उसके लिए भी अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने घोषणा किया, और घोषणा
ही नहीं उसको पालन भी कर रहे हैं कि अब हमारे मेडिकल जैसे कॉलेज के लिए आज यदि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उनको हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथियों, तेजी से आदिवासी क्षेत्रों में लगातार मतांतरण कराया जा रहा है। जहां आज मां नर्मदा के तीरे मठ मंदिरों का निर्माण होना था, वहां धड़ल्ले से चर्चों का निर्माण हो गया। धोखे से, लालच से, चालाकी से आदिवासियों की जमीनों पर मिशनरी और चर्च बन गए हैं, जिनका ध्वस्त होना जरूरी है। इसके साथ ही बची हुई कसर पीर की कब्र पूरी कर दे रही है। जहां जगह मिल रही है वहीं हरी चादर डाल दी जा रही है। इनकी भी सफाई होना नितांत जरूरी है। इन पर भी हमारे कार्य प्रगति पर हैं। खैर चलिए, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।